गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डी कैपिटल एल एंड आर एस नॉमेनक्लेचर, चाहे इसको नॉमेनक्लेचर कहो या कॉन्फ़िगरेशन कहो। ओके बेटा, डी एल एंड आर एस नॉमेनक्लेचर और कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ध्यान से समझना। ये जो आज वाला है मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा, लिखूँगा कम, और इसमें आपको आगे नोट्स दिए हुए हैं बेटा, उसमें पीडीएफ दिया हुआ है, उसमें देखना। पहली तो बात है, छोटी छोटी टर्म्स हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, राइट, कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है। अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स and atoms oblique groups, which characterize to a particular isomer, ठीक है, आइसोमर is called as a configuration. Arrangement of atom oblique group which characterize to a particular isomer, that is called as a configuration. Okay, एक होती है बेटे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है, the actual arrangement of atoms oblique groups in space, actual arrangement of atom groups in space of a particular स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियो, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के बाद बताता हूँ आपको स्टीरियो क्या होता है। स्टीरियो वैसे पढ़ा हुआ आपने। स्टीरियोआइसोमर्स इज कॉल्ड या रेफर्ड एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। राइट बेटा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, इज रेफर्ड एज ए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप्स इन स्पेस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। राइट, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यानी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसी के साथ रिलेट करके निकाली है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, समझे मेरी बात, रिलेटिव, ठीक है। इट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स oblique ग्रुप्स, ये आपको आगे नोट्स दिए हुए हैं, वहां से देख सकते हो। ऑफ ए स्टीरियोआइसोमर, स्टीरियो STEREO, स्टीरियो आइसोमर है,
in reference to some another compound, in reference to some another compound chosen as arbitrary standard, arbitrary, ARBITRARY स्टैंडर्ड, मतलब हमने कोई एक स्टैंडर्ड कंपाउंड मान लिया है, उसको बोलते हैं आर्बिट्री स्टैंडर्ड। हमने जो कंपाउंड निकालना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ कंपेयर करके जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसको बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी अपनी है, एक्चुअल है, उसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी आपने निकालनी है किसी की रेफरेंस के मुताबिक, then that is called as a relative configuration. Okay, next beta, firstly I am taking DL nomenclature। ठीक है, कई बार हम बेटा इसको लिखते हैं nomenclature, कई बार हम लिखते हैं DL सिस्टम, सीधा लिख लेते हैं DL सिस्टम। DL nomenclature कहो या DL सिस्टम कह दो, समझा गई मेरी बात। देखो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, हम कोई आर्बिट्री स्टैंडर्ड ढूंढते हैं और ये यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, ये हमने एक आर्बिट्री स्टैंडर्ड लिख लिया, OH H CHO और ये CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, राइट। इस जब आपका CH जो है, ये इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। फिशर प्रोजेक्शन है, ये क्रॉस करके सेंटर में कार्बन को मान लिया, इसके साथ कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, समझ लगी। ये फिशर प्रोजेक्शन है। मैं दोबारा इसकी फिशर प्रोजेक्शन बना रहा हूँ सेम कंपाउंड की। ये मैंने CHO टॉप पे ले लिया, CH2OH बॉटम पे ले लिया, अब मैंने OH लेफ्ट में ले लिया और H राइट में ले लिया। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है। ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड। ये हमने आर्बिट्री स्टैंडर्ड माने हैं बेटा, ये हमने स्टैंडर्ड मान लिए। 2 कंपाउंड हैं ग्लिसरल्डिहाइड। अब हमने क्या माना कि जब CHOH दोनों में एक जैसा साइड है, CHO अपर साइड एंड CH2OH लोअर साइड, CHO अपर साइड CH2OH लोअर साइड, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। नो, अगर इसका OH दोनों में HOH है, राइट, अगर इसका ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, अगर OH इसका राइट साइड में हो तो इसको डी ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। ये प्लस की बात मैं आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा इधर। ग्लिसरल्डिहाइड, डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। देखो बेटा, ये जो डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है, प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। ये मैं हो सकता आज ही पहुंच जाऊं, ये प्लस को अभी आप थोड़ा देर चुप रहेंगे, इसके बारे में पूछेंगे, ये मैं बताऊंगा अभी हैं। ये नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में हो सकता आज ही पहुंचे। प्लस में डेक्स्ट्रो, डी ये ग्लिसरल्डिहाइड। ये वाला जो है ये एल है और ये लीबो है। ये इस लीबो की इसकी वजह से नहीं एल लिखा हमने लीबो, नो, ये अपना लीबो है। ये क्लॉकवाइज लिखते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, लीबो है ये। और ये इसको ली एल माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। देखो बेटा, हियर वी आर एल ग्लिसरल्डिहाइड। देखो डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड है दोनों। डी ग्लिसरल्डिहाइड वो होता है जिसका OH राइट में हो,
एल ग्लिसरॉल्डिहाइड वो होता है जिसका OH लेफ्ट में। ये बात समझिए। वी हैव टेकन दिस कंपाउंड एज ए आर्बिट्री स्टैंडर्ड, राइट। अब हम कोई दूसरा कंपाउंड लेते हैं, उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर उसका भी OH इधर है और H इधर है तो हम कहेंगे वो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ मिलता जुलता है। दूसरा कंपाउंड अगर हम लेंगे, उसका OH इधर है और H इधर है, हम कहेंगे वो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी एनी कंपाउंड which is comparable with this, that compound belong to D series। सुन रहे हो मेरी बात? Any compound which is comparable with this, जिसका OH इधर है और H इधर है, ठीक है, दोनों नहीं है। अगर एक OH है तो OH इधर है, दूसरा कोई और है। अगर एक H इधर है, दूसरा नहीं है, मतलब है जिसका H इधर है, एनी कोई भी दूसरा कंपाउंड लो है, उसको ऐसे करके लिख लो। अगर वो OH उसका इधर आ रहा है, H इधर है, तो इसका मतलब वो डी सीरीज को बिलोंग करता है। दैट इज कंपाउंड इज कॉल्ड डी सीरीज, डी कंपाउंड बोलते हैं उसको। अगर उस कंपाउंड का OH इधर है और H इधर है और ये बाकी ये, तो उसको हम बोलते हैं एल। यानी एनी कंपाउंड विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट और दैट कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट, दैट इज कॉल्ड एज ए डी सीरीज कंपाउंड। एनी कंपाउंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस or that compound can be prepared from this, that compound is called as a L series, that compound belong to L series। मेरी बात समझेंगे? ये छोटी सी बात है बेटे, DL नॉमेनक्लेचर। इसमें हम एक आर्बिट्री स्टैंडर्ड मान लिया है। ग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने आर्बिट्री स्टैंडर्ड मान लिया है। ग्लिसरॉल्डिहाइड की दो किस्में हैं, एक जिसका H है इधर लेफ्ट है OH, तो उसको हमें D मानना है। दूसरा जिसका H जो है वो राइट में है और OH लेफ्ट में, उसको हमने L मान लिया। अब कोई भी कंपाउंड ले लो ऑर्गेनिक का, ग्लूकोज ले लो, फ्रैक्टोज ले लो, उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर उसका OH इधर है और H इधर है तो हम कहेंगे दैट कंपाउंड बिलोंग्स टू D सीरीज। अगर हमने वो ले लिया, उसका OH इधर है और H इधर है कंपेयर करके, तो हम कहेंगे दैट कंपाउंड बिलोंग्स टू L सीरीज। समझा गया? तो ये दो सीरीज बन गया बेटे, इसको हम बोलते हैं डी सिस्टम एंड एल सिस्टम। सपोज मैं अब आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये हमारे पास ये कंपाउंड है, ये HOH दिख रहा है, ये हमारा CHO। बेटा बहुत सीरियसली कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड नहीं है बेटा, ये 100% इसमें क्लैरिटी नहीं हो सकती। कोशिश कर रहा हूं, है? अगर मैं ये मैंने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया बेटे, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। ये डेक्स्ट्रो है प्लस साइन का। मैं इसकी रिएक्शन करता हूं ब्रोमीन वाटर से। ये ब्रोमीन और वाटर आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाते हैं, और उस ऑक्सीजन, ये CHO को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CHO ऐसे होता है बेटा, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। O जिस कार्बन के साथ हो, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। जहां से जो ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये ऐसे, ये विल रिएक्ट गिव यू 2 टाइम HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन निकली है ये H के साथ चली जाती है, और आपका ये कंपाउंड बन गया HOH, और ये C डबल बॉन्ड O और H का क्या बन गया OH, और ये बेटे वैसे का वैसा रहा CH2OH। समझेगी? ये कंपाउंड क्योंकि हमने D से बनाया है, तो मैं इसको कहूंगा ये कंपाउंड भी D है। ब्रैकेट में ये प्लस माइनस चेंज हो सकता है, ये अब माइनस है, ये पहले डेक्स्ट्रो था, ये अब लीवो हो गया, इसलिए माइनस लिखा। दिस इज डी ग्लाइसिरिक एसिड, ग्लाइसिरिक एसिड। ये ग्लाइसिरिक एसिड है, लेकिन ये किस सीरीज से बनाया है? डी से। हम कहते हैं ये डी सीरीज को बिलोंग करता है। समझा गई मेरी बात? सपोज ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये H
OH, दिस इज अगेन बेटे आपका वो CH डबल बॉन्ड O और JOH। ये मैंने L लिया, L ग्लिसरॉल्डिहाइड राइट, इट इज L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये जो L ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने लिया है, हम इसकी दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेंगे, जैसे बताया जहां आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन इधर ऐड हो रही है, तो ये कंपाउंड बन रहा है, ये H है, ये आपका OH है, ये C डबल बॉन्ड O, H का क्या बन गया OH, और ये क्या आपका आ गया OH, और ये सारी ये तो बेटा CH2OH है राइट, इट इज CH2OH, सारी बेटा इट इज CH2OH, ये CH2OH है ना, ये CH2OH है। ठीक है, आगे देखो, ये जो CH2OH है ये आपका CH2OH हो गया। ठीक है, ये L से बनाया है, तो ये L माइनस ग्लाइसिरिक एसिड, ये भी ग्लाइसिरिक एसिड है, ये भी ग्लाइसिर है, लेकिन ये L सीरीज को बिलोंग करता है, ये L ग्लाइसिरिक एसिड है, वो डी ग्लाइसिरिक एसिड था, L ग्लाइसिरिक एसिड राइट। अब इस कंपाउंड को मैं दोबारा रिएक्ट कर रहा हूं किससे, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड PBr3। ठीक है, ये PBr3 हम उसी वक्त रिएक्शन में बनाते हैं बाय रिएक्टिंग P4 एंड ब्रोमीन, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं PBr3 राइट। ये PBr3 जो है क्या कर रहा है, ये जो आपका कंपाउंड है, ये OH जो है, ये जो OH है उसकी जगह क्या आ रहा है Br आ रहा है, यू आर गेटिंग दिस कंपाउंड H, और जहां क्या आ गया Pr, और ये आपका ग्लाइसिरिक एल्बला एसिड COH दोबारा आ गया, और ये आपका क्या रहा सेम CH2OH। ध्यान से बेटा, ये आपके नोट्स में गलती से इधर CH3 लिखा हुआ है, समझा गए। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड भी हमने किससे बनाया है, L सीरीज से, और इसकी वजह से ये भी आपका कंपाउंड क्या है L। ठीक है, L है और ये है, ये लैक्टिक एसिड बोलते हैं L प्लस, ये लीवो था, ये डेक्स्ट्रो हो गया, प्लस माइनस का इसके साथ कोई लेना, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, और ये हमारा L ब्रोमो लैक्टिक एसिड, ये जो हमने बनाया है, देखो बेटा ये हमने किससे बनाया, L ग्लिसरॉल्डिहाइड से, इसलिए हम कहते हैं ये L लिखा है। तो दिस कंपाउंड बिलोंग टू L सीरीज क्योंकि ये इससे बनाया, दिस कंपाउंड बिलोंग टू D सीरीज क्योंकि ये इससे बनाया। अगर मैं इसको चेंज करके वापस इधर ले जाऊं, इसको कन्वर्ट कर दूं, तो अगर ये L में चेंज होगा, है सपोज मैंने इधर L नहीं लिखा, मैं इसको कन्वर्ट करते करते जहां पहुंच जाता हूं और ये L बनेगा, तो ये कंपाउंड बिलोंग्स टू L सीरीज। अगर ये D में जाएगा तो कंपाउंड बिलोंग्स टू D सीरीज। मतलब एनी कंपाउंड विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम L और दैट कैन बी कन्वर्टेड टू L दैट बिलोंग टू D सीरीज। एनी कंपाउंड विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम D और दैट कैन बी कन्वर्टेड टू D दैट बिलोंग टू D सीरीज। ठीक है, इतना ही बेटा। ठीक है, ये जो आगे जो आपके नोट्स में लिखा उसको ज़्यादा जरूरत नहीं याद करने की, ये DL कॉन्फ़िगरेशन। इसका सिस्टम की कुछ लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन इसकी ये है बेटा, हाँ, कैन नॉट बी सम कंपाउंड बाय रिएक्शन कैन बी, कुछ कंपाउंड, सम कंपाउंड्स कैन बी रिलेटेड टू बोथ, कई कंपाउंड जो है रिलेटेड टू बी बोथ D एंड L, वो कंपाउंड D में भी चेंज हो जाते हैं, L में भी कंपाउंड में चेंज होते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो मेथड है ना वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये मेथड जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको आजकल बहुत ओल्ड भी है, आजकल हम इसको यूज नहीं करते। ये हम यूज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड होने के लिए ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट। आगे आपको 12th में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड के लिए यूज होता है बेटा सिर्फ।
ये इसकी लिमिटेशन है, हाँ, कि कुछ कंपाउंड का पता नहीं चलता, वो डी में भी चले जाते हैं, एल में भी कंपाउंड में चले जाते हैं, और कुछ कंपाउंड जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा, कुछ कंपाउंड जो हैं ये हम यूज़ किसके लिए करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए या अमीनो एसिड के लिए। तो नॉर्मली है, अब ये मेथड ऑब्सोलीट मेथड है, इसको हम कम यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद है और एस कॉन्फ़िगरेशन, और एस कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनना बेटा, ये ब्लैक बोर्ड नहीं ना है बेटा। देखते हैं आस्ते आस्ते से, अगर और लंबा हो जाता है, कोई मेथड को चेंज करने, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो आर एस नॉमेनक्लेचर ना हमें दिया था, इट वाज गिवन बाय बहुत दो तीन साइंटिस्ट ने दिया था। आर एस कैहन, CAHN, इंग्लैंड का था ये, ठीक है। सी के इन गोल्ड ने दिया था, ठीक है, हैं। और किसने दिया था, एंड वी प्रीलॉग, इन तीनों ने मिलके दिया था, ठीक है। आज हम कहते हैं इसको RS कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और इसने ये रेंजिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व, इसके कुछ स्टेप्स हैं RS कॉन्फ़िगरेशन के। पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट, इसका जो स्टेप फर्स्ट है, प्रायोरिटी फॉर एटम्स एंड ग्रुप्स attached to asymmetric कार्बन कंपाउंड। मैं पहले आपको बताता हूं एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा। एक कार्बन which is tetrahedrally attached with 4 different atom or group of atom, जिसके साथ चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हों, चारों डिफरेंट एटम लगे हों, या चारों डिफरेंट एटम एंड ग्रुप लगे हों। मतलब चारों ग्रुप भी डिफरेंट हो सकते हैं, चारों एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है 2 ग्रुप हों, 3 ग्रुप हों और 1 एटम हो, लेकिन चारों क्या चाहिए, डिफरेंट। इस कार्बन को बोलते हैं हम एसिमेट्रिक कार्बन। समझा गया। एक कार्बन विच इज टेट्राहेड्रली अटैच, टेट्राहेड्रल तो होना है जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक कार्बन विच इज टेट्राहेड्रली अटैच विद 4 डिफरेंट एटम, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम एंड 4 डिफरेंट एटम एंड ग्रुप्स, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसके रिगार्डिंग कुछ रूल हैं बेटा। रूल फर्स्ट, ये देख लेना, आपको नोट्स में दिया हुआ है। रूल फर्स्ट जो आपको दे दिया एटम, ये कार्बन है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। सपोज इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक फ्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन लगा है, और ये आयोडीन लगा, ठीक है। 4 डिफरेंट एटम ले लिए बेटे, ठीक है। ये 4 डिफरेंट एटम ले लिए। इसमें क्या करते हैं हम प्रायोरिटी देते हैं। पहले फर्स्ट 1 2 3 लिखते हैं, पहले उसको लिखते हैं जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा हो। इसका ज़्यादा है बेटा आयोडीन का, नंबर 2 क्लोरीन का है, नंबर 3 फ्लोरीन का है, और नंबर 4 हाइड्रोजन का। दिस इज द प्रायोरिटी रूल बेटा, समझा गया। अगर 4 डिफरेंट एटम लगे हैं तो हमने नंबर 1 उसको देनी है प्रायोरिटी विच हैज गॉट हायर एटॉमिक मास। ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, 4 हो गया। सपोज ये हमारे पास कंपाउंड है जिसमें H लगा और D लगा। D आपको मालूम ना आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है,
और ये Cl लगा है, Br लगा है और ये सपोज I लगा है। अब देखो सबसे पहले एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है, इसका 1, उसके बाद किसका, इसका 2, उसके बाद हाइड्रोजन का है जहाँ ज़्यादा है। आपको मालूम है हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, इसका मास 1 मानते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम जो होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है, उसका मास के साथ क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका 1 प्रोटॉन हो गया, 1 न्यूट्रॉन हो गया, इसका मास कितना हो गया 2। हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1। समझा गया मेरी बात। तो इसकी वजह से ये हैवी है, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, ये लाइट है, ठीक है। तो ये 1 सबसे ज़्यादा है, ये 2 और ये नंबर 3 हो गया और ये 4। मतलब 2 आइसोटोप लगे हों। आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास डिफरेंट हो, तो तब उनको भी हम मास के हिसाब से डिफरेंशिएट। ये हो गया एक रूल। दूसरा रूल बेटा, सपोज रूल 2, ये रूल क्लियर हो गया जब सारे एटम लगे। रूल 2, रूल सेकंड, जब आपका ये है ऐसे, ये इट्स लाइक दिस, ये है और इसके साथ एक OH लगा है, ये इसके साथ लगा CH2 CH3 और ये Ci3 है और ये H है, ठीक है। मैंने एक एटम लगा लिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। ये 3 ग्रुप लगा लिए। अब क्या करते हैं हम, ये कार्बन है, इसके साथ मुझे बताओ डायरेक्टली पहले कौन अटैच है, O के बाद H है। ये डायरेक्टली किसके साथ है, H। ये डायरेक्टली किसके साथ है, कार्बन के साथ। कार्बन के बाद आगे हाइड्रोजन है। ये किसके साथ है, कार्बन, वो आगे किसके साथ है, 2 हाइड्रोजन और कार्बन। इसमें फिर वही रूल, जो सब में से जो पहला एटम जिसका मास ज्यादा है उसको 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, मास किसका ज्यादा, ऑक्सीजन है, इसको 1 ले लिया, ठीक है। नो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों का मास क्या हो गया, सेम। लेकिन इस कार्बन के आगे क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। बात समझा गई। ये भी कार्बन, इस कार्बन के आगे क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है बेटा ऐसे, और एक क्या है, कार्बन। ये 3 हाइड्रोजन का मास कितना बनता है भाई, 3। तो इसका कितना, एक हाइड्रोजन 2 हो गया, और ये कौन है, कार्बन। कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो ये होगा 12 13 14 है। इस कार्बन के आगे जो जुड़े हुए हैं उनका मास ज्यादा है, इस कार्बन के आगे जो जुड़े हुए उनका मास कम है। तो फिर हम इसको नंबर 2 लेंगे। बात समझा है मेरी। और ये तो कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन है, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4। ध्यान से सुनो, फिर ध्यान से, ये फिशर प्रोजेक्शन लिखी हुई है, यहाँ कार्बन है, इसके साथ OH है, ये C है, Ci3 है, और ये C है और इसके साथ H है, और H है और इसके साथ क्या है, Ci3, और इसके साथ क्या है, H, ठीक है। नो, इन जो एटम डायरेक्टली इस कार्बन से लगे हैं उन सब में से मास के साथ ज्यादा ऑक्सीजन का 1 हो गया, वो निकल गया बाहर। अब ये इसके साथ क्या है, कार्बन, इसके साथ क्या है, कार्बन, ये दोनों एक जैसे हो गए। हाइड्रोजन तो लास्ट में चला गया। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इस कार्बन के फर्दर जो लगे हैं उनका मास, इनका मास कितना बनता है, 3। तो इनका मास कितना बना, इसके फर्दर कौन लगा, हाइड्रोजन, और ये डायरेक्ट क्या लगा, C। ये कार्बन का मास 12 होता है, 12 13 14, ये 14 हो गया, और ये कितना हो गया, सिर्फ 3। तो इसका ये कार्बन है, इसके नेक्स्ट जो उनका मास ज्यादा है, इसलिए ये 2 आ गया, और ये नंबर 3 हो गया, और ये 4। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ये ले लिया सिमेट्रिक कार्बन, इसके साथ ये C डबल बॉन्ड OH लगा है, एसिड, और ये है C, इसके साथ 2 H हैं, और आगे क्या है, C, उसके साथ Ci3 है, और ये क्या है, C, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, 3 H, दिख रहा ना, और ये क्या है, O, और O के साथ क्या लगा, H। तो डायरेक्टली कौन है, O, C,
सी, तो ये 1 आ गया बेटा, राइट, ये 1 हो गया। अब जेबी कार्बन है, जेबी कार्बन है और जेबी कार्बन है, राइट। इस कार्बन के आगे कितने हैं लगे, 3 हाइड्रोजन, उसका मास कितना बना, सिर्फ 3। इसके आगे जो लगे हैं एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, मास कितना बनेगा, कार्बन का 12, तो 2 14 हो गया इसका, ठीक है। ये कार्बन हो गया 2 14, ये कितना हो गया, सिर्फ 3। और इस कार्बन के आगे क्या लगा है, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन का कितना था, 16, और 2 ऑक्सीजन ले लो अभी फॉर टाइमिंग, तो इनका मास ज्यादा हो गया बेटा, ये भी 16 हो गया, 16 कितना हो गया, 32। ये इसका मास सबसे ज्यादा हो गया, ये हो गया नंबर 2। अब इन दो के कंपैरिजन में ये क्या हो गया, नंबर 3, और इसका नंबर क्या हो गया, 4। समझा गई, फिर समझा रहा हूं, देखो डायरेक्टली ऑक्सीजन, कार्बन, डायरेक्टली जो पहले अटैच है उसको देखना, ठीक है। वो नंबर 1 आ गया, ये ऑक्सीजन। अब जे भी कार्बन है, जे भी कार्बन, जे भी कार्बन, इस कार्बन का अगला देखना, पहले तो सेम है, इनके तो प्रायोरिटी सेम होगी। अब इसके आगे जो है 3 है, इसका आगे जो मास है उनका 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 होता, 32 हो गया। तो इसका क्या है, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, ये 14 हो गया, ये फिर इसका ज्यादा हो गया 2, और इसका उस इन दो में से इसका ज्यादा हो गया 3, और ये 4, तो ये हो गया प्रायोरिटी 1 2 3 4। ओके, ये हमने लिख लिया। अब रूल नेक्स्ट, जो तीसरा रूल है, थर्ड रूल, रूल 3, ध्यान से, रूल 3 है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तीसरा रूल, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज duplicated mean 2 duplicated and triplicated atoms, triplicated atom, ये है बेटा रूल 3, दिख रहा नहीं, हाँ, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेटेड एंड ट्रिप्लीकेटेड एटम। आगे समझाता हूं एग्जांपल देके, देखो सपोज ये मेरे पास कंपाउंड है C, इसके साथ है OH, और ये है H, ये है C, और इसके साथ है C,